आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर सुनील टंडन, MD एनाटॉमी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है परिभाषा शरीर भाग द्वितीय। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण रचनाओं का अध्ययन किया था। इसी कड़ी में आज और जो महत्वपूर्ण रचनाओं का जो है हम अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को अभी तक के आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मेरे लेक्चर शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द क्लास। सीमंत सूचर ऑफ स्कल। Suture is a line of a union of bone in an immovable joint as those between the skull bone. किसी अचल संधि में अस्थियों के जुड़ने की रेखा, जैसे कि स्कल बोन। अब स्कल बोन के अलग अलग अस्थियां रहेगी और वो आपस में जुड़ के रेखाएं बनाएगी। उस रेखा को हम सूचर जो है बोलते हैं, यानी कि वही जो है सीमंत कहलाता है। अब ये कहाँ पर रहता है तो ये देख सकते हैं हम कि अस्थियों के जो है भेद बताया है, उसमें कपाल अस्थि का वर्णन आता है। यानी कि उसमें जो है वो इसलिए कहलाता है ऐसा कि जिस तरह से घड़े जो मटका रहता है वो जो है घड़ा अगर घट जो है वो टूट जाता है तो अलग अलग कपाल में वो बढ़ जाता है। तो वैसे ही जो है ये स्कल में पाया जाता है। स्कल में जो है कपालस्थि में जो है अलग अलग जो है अस्थियां जो है आपस में जुड़ती है और वही जो है सूचर का निर्माण करती है। अब आगे देखते हैं, सीमन की संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर सुश्रुत शरीर स्थान 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में जो है इसका संख्या का वर्णन आता है। तो श्लोक में देखते हैं, चतुर्दशेव सीमंता ते चा अस्थि संघातवत गण्यात्। यानी कि सीवन जो सीमंत रहता है उसकी जो है संख्या 14 होती है और इसकी जो गणना जो है वो अस्थि संघात के समान होती है। तो अस्थि संघात हमने पढ़ा है, उस अस्थि संघात के समान इसकी संख्या जो है वो 14 होगी। अब जो है हम पूरे के पूरे पढ़ रहे हैं जाल, सीमंत, संघात, इस जितना है ये जो PG एंट्रेंस एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी संख्या और स्थान जो है पूछा ही जाता है। तो इसमें अगर आपको डेफिनेशन पता है, सीमंत क्या है, सीवन क्या है, अस्थि संघात क्या है, तो आपको बिल्कुल भी इसके नाम से कन्फ्यूजन नहीं होगा और संख्या में भी बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो हमें ये याद रखना है कि इसकी संख्या अस्थि संघात की तरह है, इसकी गणना जो है अस्थि संघात के समान की जाएगी। अब अलग अलग आचार्य का विभेद भी मिलता है। तो नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं, अष्टांग संग्रह शरीर स्थान 5वें अध्याय के 66वें श्लोक में जो है इसका वर्णन आता है। तो संघातवत सीमंता पंच शीर्षया अष्टदशा। तो जो है आचार्य वाग्भट के अनुसार सीमंत संघातवत ही होते हैं, केवल सिर में एक के स्थान पर 5 सीमंत का ग्रहण किया है। इस कारण आचार्य ने 18 सीमंत का उल्लेख किया है। उन्होंने जो है एक जो है सिर के बदले जो है 5 जो है उसकी गणना जो है उसकी संख्या 5 कर दी है, इसलिए जो है 14 से वो 18 जो है सीमंत मानते हैं। अब देखते हैं ये कैसे 18 हो सकते हैं। अब ये मॉडर्न में देखते हैं तो स्कल बोन के बहुत सारे सूचर्स होते हैं। अगर आपको सीमंत जो है वो 5 मार्क्स के शॉर्ट नोट में पूछेगा तो आप इसमें जो है ओल्ड आयुर्वेद का पोर्शन लिखेंगे, इसके साथ में जो है सिर्फ सूचर्स के नेम लिखेंगे। और अगर ये जो है स्कल बोन आएगा तो स्कल बोन में अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा तो आप पूरे पूरे सूचर्स डिटेल में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है सूचर्स के नाम जो है वो यहाँ पर जो है डिस्कशन करते हैं और इसका शॉर्ट में जो है वो किस किस के बोन के मिलने से बनता है वो देखते हैं। और इसका जो डिटेल जब है हम जब स्कल बोन पढ़ेंगे तो विद डायग्राम पूरा स्कल बोन के साथ में पूरे सूचर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला कोरोनल सूचर। अब ये कोरोनल सूचर किस किसके बीच में रहता है? सबसे सामने जो है फ्रंटल बोन रहता है, बीच में जो है पैराइटल बोन रहता है। तो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में कोरोनल सूचर जो है बनता है। अब देखते हैं सेजाइटल सूचर। सेजाइटल सूचर 2 पैराइटल बोन के बीच में जो है सेजाइटल सूचर का निर्माण होता है। थर्ड नंबर इज लैम्डॉइड सूचर। पीछे का तरफ का जो ऑसिपिटल बोन है, बीच का जो है पैराइटल बोन है, इनके बीच में एक सूचर बनता है, उसको बोलते हैं लैम्डॉइड सूचर। तो पहला कोरोनल सूचर, सेकेंड वन इज सेजाइटल सूचर एंड थर्ड वन इज लैम्डॉइड सूचर। अब इन सूचर को हमें याद करना है, तो याद करने के लिए हमें जो है स्कल बोन के जो अलग अलग बोन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसके नाम याद होने चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें
मेस्टॉइड जो टेम्पोरल बोन होता है, टेम्पोरल बोन का एक मेस्टॉइड पार्ट होता है। उस मेस्टॉइड पार्ट से जो बोन के जो है अलग अलग स्कल बोन के जो पार्ट्स जुड़ेंगे तो कौन से सूचर्स बनाएंगे, तो यहाँ मेस्टॉइड पार्ट के 3 जो है सूचर्स बनेंगे। मेस्टॉइड जो रहेगा टेम्पोरल बोन का मेस्टॉइड पार्ट, उससे जो है पैराइटल बोन आपस में जुड़ेगा तो जो है वो क्या आएगा, पैराइटोमेस्टॉइड सूचर। दूसरा जो टेम्पोरल बोन का जो मेस्टॉइड पार्ट रहेगा वो ऑसिपिटल बोन, यानी कि पीछे तरफ की जो बोन रहती है वो ऑसिपिटल बोन से जब ज्वाइंट होगा तब वो जो कहलाएगा ऑसिपिटोमेस्टॉइड सूचर। अब नेक्स्ट में देखते हैं तो टेम्पोरल बोन की ही स्क्वेरमस पार्ट होता है और एक मेस्टॉइड पार्ट होता है, वो आपस में जुड़ेगी तो स्क्वेरमोमेस्टॉइड सूचर जो है उसका निर्माण होता है। तो हमें यहाँ 3 याद रखना है। पहले हम पढ़े कौन, कोरोनर सूचर, सेजाइटल सूचर और लैम्डॉइड सूचर। नेक्स्ट वन इज पैराइटोमेस्टॉइड सूचर, ऑसिपिटोमेस्टॉइड सूचर एंड स्क्वेरमोमेस्टॉइड सूचर। अब 6 नंबर में देखते हैं इंटरमैक्सिलरी सूचर। अब इंटरमैक्सिलरी सूचर क्या होगा, जो पैलेटाइन प्रोसेस होता है मैक्सिला का, उसका जो मीडियल बॉर्डर जो रहता है, बीच का जो मीडियल बॉर्डर रहता है उसके बीच का जो सूचर है वो इंटरमैक्सिलरी सूचर कहलाता है। फिर से एक बार समझते हैं, पैलेटाइन प्रोसेस होता है मैक्सिला का, उसमें जो मीडियल बीच का जो मीडियल बॉर्डर होता है वही इंटरमैक्सिलरी सूचर का निर्माण करता है। सेकेंड देखते हैं इंटरपैलेटाइन सूचर। अब जो है पैलेटाइन बोन होता है, पैलेटाइन बोन है ना, तालू वाला जो है पैलेटाइन बोन, उस पैलेटाइन बोन में एक हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है, उसका जो मीडियल बॉर्डर है बीच का वो इंटरपैलेटाइन सूचर कहलाता है। अब नेक्स्ट में जो है पैलेटोमैक्सिलरी सूचर। अब ये जो ऊपर के दोनों जो पार्ट रहेंगे इनके इनसे जो है रिलेटेड है, ये देखते हैं कि पैलेटोमैक्सिलरी सूचर कैसा रहता है। सिचुएटेड बिटवीन अ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ पैलेटाइन बोन। तो मैक्सिला के जो पैलेटाइन प्रोसेस के जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, मैक्सिला के पैलेटाइन प्रोसेस के पोस्टीरियर बॉर्डर और पैलेटाइन बोन की जो हॉरिजॉन्टल प्लेट जो पढ़े हैं उसके जो है एंटीरियर बॉर्डर, यानी मैक्सिला के पैलेटाइन प्रोसेस का जो पोस्टीरियर बॉर्डर और इसका एंटीरियर बॉर्डर, किसका, पैलेटाइन बोन की हॉरिजॉन्टल प्लेट का जो है एंटीरियर बॉर्डर, ये दो पोस्टीरियर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो एक सूचर बनेगा उसको पैलेटोमैक्सिलरी सूचर जो है कहते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं पेट्रोस्क्वेमोजल सूचर। ये सूचर जो है वो टेम्पोरल बोन के पेट्रस पार्ट और स्क्वेरमस पार्ट के बीच में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जाइगोमेटिको-मैक्सिलर सूचर। तो मैक्सिलरी से रिलेटेड है ये। तो मैक्सिला के जाइगोमेटिक प्रोसेस होता है मैक्सिला में, उसके बीच और जाइगोमेटिक बोन के बीच, मैक्सिला के जाइगोमेटिक प्रोसेस के बीच और जाइगोमेटिक बोन के बीच, इसके बीच में जो सूचर होता है वो जाइगोमेटिको-मैक्सिलरी सूचर कहलाता है। इसका नेक्स्ट है इंटरनेजल सूचर। ये 2 नेजल बोन होता है, इसके बीच में जो मीडियल प्लेन में जो सूचर बना रहता है वो इंटरनेजल सूचर कहलाता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं फ्रंटल बोन से रिलेटेड कौन से और सूचर्स बनेंगे। तो नेक्स्ट वन इज फ्रंटोनेजल सूचर। तो फ्रंटल बोन के नीचे में नेजल बोन होता है, उससे जो है उससे मिलने से जो जॉइंट बनेगा वो उसको फ्रंटोनेजल सूचर कहेंगे। उसके बाद है इसके नेक्स्ट में देखते हैं फ्रंटोमैक्सिलरी सूचर। तो मैक्सिला होता है, मैक्सिला में एक फ्रंटल प्रोसेस होता है जो फ्रंटल बोन की तरफ जाता है, तो वो फ्रंटल बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला इनके बीच में जो है बनेगा फ्रंटोमैक्सिलरी सूचर। अब नेक्स्ट वन इज फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर। जाइगोमेटिक बोन होती है, तो फ्रंटल बोन और जाइगोमेटिक बोन के भी जो है फ्रंटल प्रोसेस होता है, तो फ्रंटल बोन और फ्रंटल प्रोसेस ऑफ जाइगोमेटिक बोन, इन दोनों के बीच में जो है कौन सा सूचर बनेगा, फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर। मांस रज्जु मीन्स कॉर्ड। अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फ्लेक्सिबल फाइब्रोमस्कुलर बैंड इज कॉल्ड कॉर्ड, यानी कि मांसपेशियों की बनी लंबी बेलनाकार लचीली रस्सी सदृश रचना को रज्जु कहते हैं। तो कैसा रहेगा ये, लॉन्ग रहेगा या लंबी एवं सिलेंड्रिकल जो रहेगा वो बेलनाकार रहेगा ये, एवं फ्लेक्सिबल फाइब्रोमस्कुलर बैंड, लचीली रस्सी के सदृश जो है रचना जो दिखेगी उसे रज्जु कहते हैं।
अब इसका संख्या देखते हैं। तो सुश्रुत शरीर स्थान 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। मांस राज्यश्च चतस्त्रा, शरीर में 4 बड़ी मांस रज्जुएं होती है। तो रज्जु की यहाँ संख्या हमें याद रखनी है कि इसकी संख्या होती है 4 होती है। अब नेक्स्ट में इसका स्थान देखते हैं। अब रज्जु का स्थान देखते हैं। सुश्रुत शरीर स्थान 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में पृष्ठवंश उभयंतः पेशी निबंधनार्थे द्वय वाव्ये अभ्यांतरे च द्वय। तो पृष्ठवंश उभयंतः पेशी बोला है। पृष्ठवंश की उभय मतलब 2 पेशियां जो बांधती है, निबंधनार्थे। अब द्वय वायव्य बोल रहा है, यानी कि बाहर की तरफ में 2 रहेगा, अभ्यांतरे च द्वय, और अंदर के तरफ में 2 मांस रज्जुएं पाएगी, यानी कुल मिला के इसकी संख्या होगी 4, 2 बाहर के लिए और 2 अभ्यंतर के लिए। अब इसका मॉडर्न कोरिलेशन में देखते हैं। लॉन्गिसिमम स्पाइनलिस इसकी संख्या होती है 2, और इलियोकोस्टालिस इसकी होती है संख्या 2। तो कुल मिला के 4 रज्जुएं होगी। मॉडर्न के हिसाब से इससे इसका ग्रहण करना चाहिए। ये जो है दोनों मसल जो है ये इरेक्टल स्पाइन मसल का जो है मसल्स हैं, इरेक्टल स्पाइन मसल्स के जो ये मसल्स हैं। सेवनी, सेवनी में देखते हैं शरीर के वह भाग जो परस्पर सीवन के सदृश जुड़े हुए प्रतीत होते हैं उसे सेवनी कहते हैं। तो जो है आपस में जो है सिलाई की तरह जो है सीवन हुआ रहेगा, आपस में जो भी जो जुड़ा रहेगा और वो जो है वो सेवनी कहलाता है। अब इसमें सेवनी और सीमन में हमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका संख्या अलग अलग है और इसका स्थान भी जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर संख्या देखते हैं। सुश्रुत शरीर स्थान 5वें अध्याय के 14वें श्लोक में सप्त सेवन्या, शरीर में जो है सेवनियों की संख्या जो है 7 होती है। तो इसकी जो है संख्या सेवनी की जो है 7 संख्या है। और सीमन की कितनी थी याद करते हैं, 14। सुश्रुत ने जो है उसकी संख्या 14 बताई है अस्थि संघात की तरह, और जो है अष्टांग संग्रह ने इसकी संख्या जो है सीमंत की जो है वो 18 बताई है। और यहाँ पर जो है सेवनी सुश्रुत जो है वो 7 मानते हैं। स्थान देखते हैं इसका। शीर्षी विभक्ता पंच जीवा शेफस एककः, शीर्षी विभक्ता पंच जीवा शेफस एककः। सुश्रुत शरीर स्थान 5वें अध्याय के 14वें श्लोक, इसमें जो वर्णन आता है सिर में कितने आपस में सिर विभक्त होंगे और कितने होंगे उसके सिर में 5, जीवा भी जो है जीवा में 1 जो है सेवनी पाई जाएगी तथा शिश्न में 1 सेवनी पाई जाएगी। अब इसका जो है मॉडर्न कोरिलेशन देखते हैं। सिर में कितनी होगी संख्या सेवनी की 5। तो फ्रंटल, कोरोनल, लैम्डॉइड सूचर, सेजाइटल सूचर और टेम्पोरल सूचर, ये जितने हैं सूचर्स ये जो है वो सिर में पाए जाएंगे, उसे सेवनी कहेंगे। अब देखते हैं जीवा। जीवा में जो है फ्रेनुलम लिंग्वाई जो है उससे जो है इसकी गणना कर सकते हैं। ये फ्रेनुलम लिंग्वाई क्या है, ये जो है माउथ का जो फ्लोर रहता है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन का एक फोल्ड जो बना रहता है उसे जो है फ्रेनुलम लिंगुअल बोलते हैं। यानी जीवा के नीचे, टंग के नीचे में जो है एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है, उसे फ्रेनुलम लिंगुआई कहते हैं। वो जो है उसे सेवनी समझना चाहिए। और शिश्न में जो है उसकी संख्या ए, एनोकॉक्सियल रेफी, इसका जो है इससे ग्रहण करना चाहिए, एनोकॉक्सियल रेफी। अब ये एनोकॉक्सियल रेफी क्या है, ये फ्लो पेल्विस का जो फ्लोर रहेगा उसमें जो है फाइब्रस मीडियन रेफी रहेगा एक जो एक्सटेंड करेगा, यानी कि ये एक फाइब्रस एक रेफी रहेगा जो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, कॉकिक्स से मार्जिन ऑफ द एनस तक। कॉकिक्स रहेगा, सैक्रम रहता है, फिर कॉकिक्स रहता है, उस कॉकिक्स के पार्ट से जो एनस का जो मार्जिन रहता है उनके बीच में जो है एक फाइब्रस रेफी रहेगी, उसे बोलेंगे एनोकॉक्सियल रेफी। अब इसे फिगर से समझते हैं। अब यहाँ कुछ सूचर्स हम देख सकते हैं जो कि मार्क है। तो यहाँ पर जो है एफ करके लिखा हुआ है वो फ्रंटल बोन है। स्कल का जो है अगर हम उसको सुपीरियर एस्पेक्ट से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। इसमें जो है सामने के जो बोन है वो फ्रंटल बोन है, एफ करके लिखा है। ये फ्रंटल बोन के बीच में जो है एक मेटोपोइक सूचर कहलाएगा। अब ये जो फ्रंटल बोन है इसी के नीचे में जो है पीछे तरफ में पैराइटल बोन होता है। फ्रंटल बोन के पीछे जो रहेगा वो क्या रहेगा,
पैराइटल बोन। तो ये दो पी पी करके लिखा हुआ वो पैराइटल बोन है। तो फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में कोरोनल सूचर रहेगा, जो कि रेड कलर से मार्क है, देख सकते हैं। अब जो है दो पैराइटल बोन है, दो पैराइटल के बोन के बीच में जो सूचर रहेगा वो सेजाइटल सूचर कहलाएगा। यहाँ ब्लू रंग से है, देख सकते हैं। और सबसे पीछे फ्रंटल बोन सामने का बोन है और पीछे तरफ का बोन है ऑसिपिटल बोन। तो ऑसिपिटल बोन और पैराइटल बोन इन दोनों के बीच में जो सूचर रहेगा वो लैम्डॉइड सूचर कहलाएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं। अब जीवा के जो है सेवनिंग को देखते हैं। तो इसका ग्रहण करेंगे हम फ्रेनुलम लिंग्वाई से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जीवा के नीचे फ्लोर में, माउथ के जो फ्लोर में एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है जो कि जीवा को जोड़ के रखता है फ्लोर से, वो जो है वो कहलाता है फ्रेनुलम लिंग्वाई। अब नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो है ये डायग्राम में मैंने फीमेल का डायग्राम डाला है, दोनों में ही पाया जाएगा, लेकिन यहाँ जो है अब मेल से समझेंगे पहले। और एनोकॉक्सियल रेफी दोनों में ही पाया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मार्किंग है एनोकॉक्सियल रेफी। तो यहाँ एनोकॉक्सियल रेफी हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ से कहाँ एक्सटेंड रहेगा, कॉकिक्स तक। तो नीचे हम कॉकिक्स को देख सकते हैं, वहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये मार्जिन ऑफ द एनस तक जाएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लसिका। निरुक्ति देखते हैं इसकी। लसिका शब्द की व्युत्पत्ति लस धातु से अच प्रत्यय एवं कन प्रत्यय तथा टाप प्रत्यय से होती है। इससे जो है लसिका शब्द की उत्पत्ति होगी। लसिका शब्द का वर्णन आचार्य चरक ने धातुओं एवं मल के प्रमाण का वर्णन करते हुए शरीर में जल की मात्रा के संदर्भ में किया है। तो जो है आचार्य चरक है वो धातुओं और मल का प्रमाण बताए हैं। तो उस प्रमाण बताए हैं, अंजलि प्रमाण में बताया है इनका, धातुएं कितनी, कौन कौन सी धातु कितनी कितनी अंजलि प्रमाण की होती है, मल जो है अलग अलग प्रमाण का होता है। उसी में जो है जल की जो है मात्रा का वर्णन किया है, उसमें शब्द का इस्तेमाल किया है लसिका का। अब देखते हैं चरक शारीर स्थान 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में। यत्तु सर्व शरीर चरम वायवः त्वग अर्ति यत्तु त्वग अंतरे वृणगतः लसिका शब्द लभते। अब जो है इसमें जो है क्या शब्द आया है, सर्व शरीर चर, यानी कि जो जल संपूर्ण शरीर में गतिशील है उसे वायव त्वचा धारण करती है। वायव त्वग अर्ति बताया है। उसमें जो है उसके बाद बताया है यत्तु त्वग अंतरे बोला है। त्वग अंतरे यानी कि जो जल त्वग में स्थित रहती है, तथा यानी कि जो है त्वचा में जब भी व्रण होगा तो उससे जो है जल निकलेगा, उसी को जो है लसिका कहते हैं। तो हम यहाँ पर मॉडर्न से इसका जो है कोरिलेशन हम प्लाज्मा से कर सकते हैं। स्नायु, तो इसकी परिभाषा देखते हैं डलहन अनुसार। स्नायु रीति शाणाकार उपधातु विशेषा येन धनुषी न्यायन्ते। तो स्नायु का आकार कैसे होगा, शाणाकार। स्नायु रीति शाणाकार, क्षण के आकार के समान रहेगा। तो क्षण क्या है, क्षण जो है धनुष के में जो थ्रेड बंधी रहती है उसी को क्षण कहते हैं। और इसके किसमें इसकी गणना होगी, उपधातु विशेषा, यानी धातुओं की जो उपधातु होती है इसमें इसकी गणना होती है उपधातु में। तो जिस प्रकार फिर बोला है येन धनुषी न्यायन्ते, यानी कि जिस प्रकार धनुष के दो सिरों को जोड़ने का काम क्षण द्वारा होता है, वैसे ही शरीर में दो रचनाओं को बंधन का काम जो है वो स्नायु द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट में देखते हैं षडंगर अनुसार। स्नायुव्यो बंधनम प्रोक्ता देहे मांस अस्थि मेदसाम। तो यहाँ पर देखते हैं शरीर में मांसपेशियों एवं अस्थियों जो है छोटी बड़ी अस्थियां होती है, उसका जो बंधन करने जो करता है उस रचना को जो है स्नायु कहा जाता है। तो जो है मांसपेशियों और अस्थियों को इसको बांध करके रखेगा जो रचना, वो स्नायु कहलाएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं। अब स्नायु की उत्पत्ति देखते हैं भाव प्रकाश के अनुसार। मेदसा स्नेहम अदाय सिरा स्नायु अपनुयात। जो सिराएं मेद के स्नेह भाग को ग्रहण करती है वे ही पककर स्नायु का रूप धारण कर लेती है। यानी कि जो है स्नायु की उत्पत्ति किससे होगी, सीरा से होगी। और वो क्या, मेद से जो है उसके स्नेह भाग को ग्रहण करेगा सीरा, और वो उसका पाक होगा जिससे वो स्नायु की का रूप धारण कर लेगा। अब जो है इसके प्रकार में देखते हैं। तो स्नायुष चतुर्विद्यात विद्यात अस्तु सर्वनिबोध में
प्रतानवत्यो वृत्ताश्च पृथ्वाश्च सुशिरास्ततः सुश्रुतस्तरी स्थान 5वें अध्याय का 38वां श्लोक। तो इसमें बोला है स्नायु के 4 प्रकार बताए हैं, उसका जो है चतुर्विधा बताया है, 4 प्रकार बताए हैं। कौन से? प्रतानवत्यो, प्रतानवती यानी कि लता के समान, वृत्ताश्च यानी कि गोल, पृथ्वाश्च यानी कि चपटे, एवं सुशीर यानी कि खोखले। ये 4 प्रकार के होंगे। तो अब नेक्स्ट में देखते हैं इसका किससे से मॉडर्न कोरिलेशन कर सकते हैं। तो प्रतानवती से लिगामेंट से इसका ग्रहण करना चाहिए। वृत्त जो है, वृत्त उसका जो प्रकार होगा, वृत्त उसका जो है ग्रहण करना चाहिए हमें टेंडन से। और सुशीर का जो है स्पिंटर और वल्वर बैंड ऑफ मसल्स। तो मसल्स का जो वल्वर बैंड और स्पिंटर से जो है हम सुशीर जो स्नायु का जो है हम कोरिलेशन कर सकते हैं। और पृथुल बोला है तो एपेन्यूरिसिस और अ फ्लैटेंड टेंडन, इससे जो है हम इसका ग्रहण कर सकते हैं पृथुल का। अब स्नायु की संख्या देखते हैं। 9 स्नायु शतानी तासाम शाखासु षट शतानी द्वे शते त्रिशाश्च कोष्ठे ग्रीवा प्रत्यऊर्ध सप्तति। तो बोला है 9 स्नायु शतानी यानी कि स्नायु जो रहेंगे वो 900 रहेंगे। उसकी संख्या जो है कुल स्नायु की संख्या होगी 900। उसके बाद तासाम शाखासु षट शतानी, तो शाखा में कितने? 600। फिर बोला है द्वे शते त्रिशाश्च कोष्ठे, तो कोष्ठ में कितने? 230। द्वे शते त्रिशाश्च। ग्रीवा प्रत्य ऊर्ध सप्तति, तो ग्रीवा के ऊपर मतलब ग्रीवा के जो ऊपर रहेगा उसकी संख्या होगी 70। तो कुल मिला के 600, 230 और 70, कुल मिला के 900 का योग बनता है। अब देखते हैं इसका महत्व, जो स्नायु का क्या महत्व रहेगा। सभी स्नायु शरीर में मांस, अस्थि, संधियों के बंधन का कार्य करती है तथा स्नायुओं द्वारा बंधी होने से भार वहन करने में समर्थ होता है। तो स्नायु का काम क्या है? मांस, अस्थि, संधि, इस सबको बांध करके रखेगी। इस बंधे रहने से जो मजबूती प्रदान होती है, इसी से शरीर जो है वो क्या भार का जो है वहन करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।